पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट का पहला दिन काइंड ऑफ बैलेंस में रहा। ऑफ कोर्स यहां पर भी मैं कहूंगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरह साउथ अफ्रीका 60% और पाकिस्तान 40% है। पाकिस्तान अभी पूरी तरीके से इस रेस से बाहर नहीं हुआ है क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग काफी इनएक्सपीरियंस्ड है और मेरे ख्याल से अभी जो बैटिंग पेयर क्रीज पे है एडन मार्करम एंड टेम्बा बवूमा, इसके बाद बाकी सारे बैट्समैन, हालांकि काइल वेरिनी ने इसके पहले परफॉर्मेंस दी है लेकिन एक्सपीरियंस वाइज कोई खास एक्सपीरियंस इनमें नहीं है, तो साउथ अफ्रीका की ये टीम क्रम्बल भी हो सकती है। अभी भी पाकिस्तान 129 रन आगे है और ये साउथ अफ्रीकन पिचेस पे काफी बड़ा स्कोर होता है। दिन की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया और ओपनिंग ठीक रही। मेरे ख्याल से पहला ओवर विदाउट एनी लॉस उन्होंने निकाल लिया था। साइम अयूब जो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे वो ओपनिंग करने आए थे और अब्दुल्ला शफीक जो जिन्होंने डक्स की बरसात कर दी है पिछले 2-3 महीनों में, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इन दोनों ने पहला हार तो निकाल लिया लेकिन फिर बड़ा ही खराब शॉट खेला साइम अयूब ने और एज अ कैप्टन आई थिंक उनको थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और साथ साथ कॉर्बिन बॉश जो अपना डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बॉल पे विकेट लिया। उनके विकेट लेते ही आ गए बॉब्जी द किंग। बॉब्जी द किंग जो टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गए थे इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के लिए, यहां भी उन्होंने निहायत ही घटिया शॉट खेला और 4 रन बनाकर आउट हो गए। वो भी तब जब उनके आने के ठीक बाद साइम अयूब भी आउट हो गए थे और वहां पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बैटिंग करनी चाहिए थे बॉब्जी को, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बॉब्जी का क्या लेना देना। बॉब्जी ने एक बाउंड्री मारी फुल टॉस पे और फिर एक 5वीं बॉल स्टंप की बॉल पे एज करके आउट हो गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने 4000 टेस्ट रन्स पूरे कर लिए, ऐसा करने वाले 12वें पाकिस्तानी बन गए, लेकिन एवरेज वाइज वो 5th लोएस्ट है। उनका टेस्ट एवरेज अब जस्ट 43 के ऊपर रह गया है और मेरे ख्याल से ये एवरेज बहुत ऑर्डिनरी है, स्पेशली तब जब उनके करियर के मेरे ख्याल से 56 टेस्ट मैचेस में से उन्होंने एटलीस्ट 20 टेस्ट मैच के अराउंड होम कंडीशंस में खेला है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बेहतर बैटिंग पिचेस इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं है और तब ये बैटिंग एवरेज इतनी कम है। आई नो कि भी विराट कोहली का भी बहुत लो फेस चल रहा है, लेकिन विराट कोहली पिछले 3-4 साल से डिक्लाइन पे है भाई साहब। 5-6 साल उन्होंने डोमिनेट भी किया था। 2014 से 19 जो मैं कहता हूँ विराट कोहली का पीक पीरियड था, जहां मेरे ख्याल से फैब 4 में वो सिर्फ स्टीव स्मिथ से पीछे थे टेस्ट क्रिकेट में। उस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर सिर्फ इस 5 ईयर्स के दौरान उन्होंने 500 ऑस्ट्रेलिया में मारे थे, इंक्लूडिंग 4 एक सिंगल टूर पे। इंग्लैंड में 200 बनाए थे और एक 97 भी बनाया था। साउथ अफ्रीका में 200 बनाए थे और वहां भी एक 96 का स्कोर था। इनफैक्ट एक इनिंग्स में 119 और एक इनिंग्स में 96 बनाए थे विराट कोहली ने, अदरवाइज उनके दोनों इनिंग्स में 100 हो जाते और फिर सेंचुरियन में 153 भी बनाया था। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड में भी 100 बनाया था, वेस्ट इंडीज में डबल 100 बनाया था और होम में भी काफी रन बनाए थे। इनफैक्ट एक टाइम था जब उन्होंने 4-5 सीरीज लगातार डबल सेंचुरीज बनाई थी। तो ये सब विराट कोहली ने एक फेज में अचीव किया था। 2019-20 के बाद आई वुड से कि वो नीचे गए, लेकिन तभी भी वो अपनी डाउन फेज में भी हाफ सेंचुरीज तो बना रहे थे। यहां बॉब्जी द किंग ने तो 2 साल से टेस्ट में 50 तक नहीं बनाया है। 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक 100 बनाया था उन्होंने होम में, उसके बाद से 50 तक नहीं बनाई। 19 इनिंग्स हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत लंबा टाइम है। मेरे ख्याल से बाबर आजम फिलहाल टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। पाकिस्तान टीम में उनकी जगह बन नहीं रही है। ओडीआई में किसी तरीके से वो खेल लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और टी20 क्रिकेट दोनों में उनका डिक्लाइन जबरदस्त है। टी20 क्रिकेट में तो उनकी एवरेज जो 50 के ऊपर हुआ करती थी, अब वो 40 के नीचे जा चुकी है। कैन यू इमेजिन किसी का एवरेज 2-3 साल के अंदर 12 रन पर इनिंग्स कम हुआ हो। टेस्ट में इनकी एवरेज 50 के आसपास होनी चाहिए थी डेफिनेटली अब तक, और इनकी एवरेज अब 43 के जस्ट ऊपर रह गई है और मेरे ख्याल से ये बहुत ऑर्डिनरी एवरेज है। और अब बाबर आजम धीरे धीरे टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। कामरान गुलाम जो बाबर आजम की जगह टीम में आए थे और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी सेंचुरी बनाई थी, उन्होंने एक जबरदस्त इनिंग्स खेली, क्विक फायर इनिंग्स खेली, हाफ सेंचुरी बनाया और इकलौते हाफ सेंचुरियन रहे हैं अभी तक इस मैच में वो।
साउद शकील की इनिंग्स मेरे समझ के बाहर थी, क्योंकि साउद शकील एक ऐसे बैट्समैन है जो जनरली टाइम लेते हैं, सेट होते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस पे भी उनपे यही इल्जाम लगता था कि वो स्लो स्ट्राइक रेट से क्यों खेल रहे हैं। वो आए और उन्होंने 6 बॉल पे 14 रन बनाए और वो आउट हो गए। पहले 5 बॉल में उनकी 3 बाउंड्रीज और एक डबल का स्कोर था, और ये बाउंड्रीज ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई लूज बॉल्स मिल रही थी या कुछ। वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड वो लॉफ्ट करके शॉट्स मार रहे थे, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। या तो वो कोई स्ट्रैटेजी बना के आए थे, या मैनेजमेंट से बोला गया था कि इन पिचेस पे हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, जो जितनी देर है तेज खेलो। क्योंकि एक सडन अर्जेंसी थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये साउथ शकील का नेचुरल गेम नहीं है, तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये उन्हें किसने इंस्ट्रक्ट किया कि वो जाके इस तरीके की बैटिंग करे। हालांकि उस डिसमिसल के बाद पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई थी। 36 विदाउट लॉस से 56 फॉर 4 हो गए थे। लेकिन कामरान गुलाम और रिजवान ने एक बढ़िया पार्टनरशिप की, वहां 81 रन्स की 137 तक ले गए। उसके बाद कामरान गुलाम और रिजवान दोनों आउट हो गए बैक टू बैक 2-3 ओवर के अंदर अंदर, और फिर पाकिस्तान मुसीबत में आ गई 142 फॉर 6। लेकिन यहाँ पर अगेन आई वुड से सलमान अली आगा टिके। वो काफी टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन एटलीस्ट 142 फॉर 6 से एक पार्टनरशिप फॉर्म की आमिर जमाल के साथ, और इन दोनों ने मिलके स्कोर को 200 के करीब पहुंचाया। हालांकि उसके बाद आमिर जमाल के आउट होते ही सलमान अली आगा भी अगले ओवर में ही आउट हो गए, और फिर नसीम शाह भी आउट हो गए। आखिरी पेयर ने 22 रन जोड़े और 211 तक पाकिस्तान को ले गए, विच इज बिलो पार। लेकिन सेंचुरियन में 211, यू नेवर नो, इट्स अ फाइटिंग टोटल। सबसे सरप्राइजिंग रहा कि रबाडा को एक भी विकेट नहीं मिला। अब इंडियन लोग इसके लिए खुश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रबाडा भी रैंक 2 आईसीसी बॉलर है, और बुमराह है नंबर 1। बुमराह ने आज फिर 3 विकेट लिए हैं और रबाडा को विकेट नहीं मिला। मतलब बुमराह काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि शायद अभी नंबर 1 बॉलर बने रहेंगे अगले वीक भी, और शायद अब ये गैप थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो फिर जसप्रीत बुमराह अगले 3-4 महीने तक नंबर 1 स्पॉट पे बने रहेंगे। क्योंकि इन 2 टेस्ट मैचेस के बाद साउथ अफ्रीका का और कोई फिलहाल टेस्ट मैच है नहीं। सारी टीम्स आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बिजी हो जाएंगी, तो फिर टेस्ट क्रिकेट में जो जिस रैंकिंग पे है उसी रैंकिंग पे कुछ टाइम तक रहेगा। मार्च अप्रैल मोस्टली सारी टीम्स लीग्स में बिजी हो जाएंगी। इंडिया आईपीएल खेलेगा, पाकिस्तान पीएसएल खेलेगा, दुबई लीग्स और बहुत सारी लीग शुरू हो जाएंगी। तो एक लंबे टाइम तक जसप्रीत बुमराह रैंक 1 टेस्ट बॉलर बने रहेंगे। साथ साथ जो नए बॉलर थे कॉर्बिन बॉश, उन्होंने 4 विकेट लिए, और डैन पेटरसन ने लिए 5 विकेट। सरप्राइजिंगली रबाडा और यैनसन से ज्यादा इन दोनों ने डैमेज किया। साउथ अफ्रीका की तरफ बात करें तो अभी तक एडन मार्करम ही है जो डबल फिगर्स में पहुंचे हैं, 47 नॉट आउट। अदरवाइज डेजोर्जी हो, स्टब्स हो, रिकल्टन हो, सब के सब सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हो गए। खुर्रम शहजाद ने लिए 2 विकेट, और 1 विकेट मिला मोहम्मद अब्बास को, जो कि काफी साल बाद पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। ज्यादा बॉलर स्ट्राइक किए नहीं गए, और नसीम शाह ने सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग किए। मेरे ख्याल से आमिर जमाल को भी 1-2 ओवर ट्राई करना चाहिए था। लेकिन 82 फॉर 3 पाकिस्तान विल जस्ट फील कि दे आर इन द गेम, मगर अगले दिन का पहला आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आवर में पाकिस्तान को एटलीस्ट 2 से 3 विकेट चाहिए। साउथ अफ्रीका के 150 रन होने तक पाकिस्तान चाहेगा कि एटलीस्ट उनके 6 बैट्समैन आउट हो गए हों, तो फिर ये गेम सेकेंड इनिंग्स का हो जाएगा। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी पहला ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिमिलरली पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का भी। तो ये कह सकते हैं कि दोनों बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं, काफी बैलेंस में रहे हैं। दोनों जगह पे मैं कहूंगा कि होम टीम 60 पर है और अवे टीम 40 पर है। अब देखते हैं कि कल का दिन क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।